बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने के क्रम में आपका हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस पर स्वागत है। यहाँ पर हम आपको अंग्रेजी भाषा को सरल और मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं। चाहे आप एक बिगिनर यानी इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हों या अपनी अंग्रेजी को और भी बेहतर बनाना चाहते हों, हमारे चैनल पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हम ग्रामर, टेंस, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन और कॉमन मिस्टेक्स को कवर करते हैं, जिससे आपकी भाषा कौशल में सुधार हो सके। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आज के लेसन की खासियत यह रहने वाली है कि आज हम किसी वाक्य रचना में गोइंग टू और अबाउट टू के इस्तेमाल को बड़े ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो आइए मिलकर सीखते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। आज की कहानी का टाइटल है द वोल्फ एंड द शीप। वोल्फ मतलब होता है भेड़िया और शीप मतलब होता है भेड़। भेड़िया और भेड़ की कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। जब भी ये वाक्यांश देखेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद होगा एक समय की बात है। अ हंग्री वोल्फ वॉज लुकिंग अराउंड फॉर समथिंग टू ईट। एक भूखा भेड़िया, हंग्री मतलब होता है भूखा, वोल्फ भेड़िया, वॉज लुकिंग अराउंड इधर उधर देख रहा था। अराउंड मतलब इधर उधर, चारों तरफ, आसपास देख रहा था। फॉर समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए। ईट मतलब खाना, टू के लिए, खाने के लिए इधर उधर वो देख रहा था। ही हैड नॉट बीन एबल टू कैच अ सिंगल प्रे द होल डे। पूरे दिन उसने एक भी सिंगल मतलब एक, अकेला, इकलौता, एक भी प्रे मतलब होता है शिकार। PREY प्रे मतलब शिकार और PRAY प्रे मतलब प्रार्थना करना। ये चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा ना स्पेलिंग पे। तो पूरे दिन वो एक भी शिकार पकड़ने में समर्थ नहीं हो पाया। एबल मतलब होता है योग्य होना, लायक होना, समर्थ होना, निपुण होना। एबल मतलब ना, तो पूरे दिन वो एक भी शिकार नहीं पकड़ पाया था। He was starving due to hunger. स्टार्विंग मतलब होता है भूखा, भूखों मरना, भूख से तड़पना, ललचना। इसका मतलब होता है ना स्टार मतलब। ड्यू मतलब तो शुल्क होता है, देय, चुकाने योग्य। जब हम किसी को देय रहते हैं ना, देनदारी रहती है किसी के प्रति हमारा, तो हम ड्यू बोलते हैं उसे। लेकिन ड्यू टू ये दोनों एक साथ रहेगा तो इसका मतलब होता है की वजह से, के कारण। तो अब भूख के कारण तड़प रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और मेन वर्ब में ING जुड़ा हुआ है। लुकिंग फॉर सम प्रे ही स्ट्रेड इनटू अ मीडो स्टील्थली। लुक मतलब देखना होता है और फॉर मतलब के लिए, लेकिन एक साथ जब लुकिंग फॉर देखेंगे ना तो इसका मतलब है तलाश करना, ढूंढना, खोजना। लुक फॉर मतलब ना, तो वह सब मतलब कुछ, कोई, तो कोई शिकार की तलाश में ही स्ट्रेड इनटू अ मीडो मतलब होता है घास भूमि, चारागाह, घास का मैदान। स्टील्थली मतलब छुपकर, चुपके। और स्ट्रे मतलब होता है भटका हुआ, अलग रहना, भटकना, भटकते हुए पहुंचना कहीं पे। तो वह शिकार की तलाश में, किसी शिकार की तलाश में एक घास भूमि में धीरे धीरे वो स्टील्थली, चुपके से वो घुस गया, भटक के चला गया वहां पे। The shepherd had left his flock of sheep unattended. जो गड़रिया था, शेफर्ड मतलब होता है गड़रिया, चरवाहा। तो जो चरवाहा हैड लेफ्ट छोड़ दिया था। ये जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हेल्पिंग और हैड लगा है और लीव का लेफ्ट हुआ है ना। लीव मतलब छोड़ना, छोड़ दिया था अपने फ्लोक ऑफ शीप, भेड़ों के झुंड को। फ्लोक मतलब होता है झुंड। अनअटेंडेड, अटेंड मतलब होता है भाग लेना, ध्यान देना, उपस्थित होना, तो उसका उल्टा हुआ अनअटेंडेड। तो वह बिना ध्यान के उनको, वो अपने भेड़ों के झुंड को वो छोड़ दिया था ऐसे ही। फॉर ही हैड सम अर्जेंट बिजनेस टू अटेंड टू। फॉर मतलब तो के लिए होता है ना, लेकिन फॉर मतलब क्योंकि भी होता है, के कारण भी होता है। तो सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे इस फॉर का मतलब होगा क्योंकि उसे
कुछ बहुत जरूरी, अर्जेंट मतलब होता है अति आवश्यक, बहुत जरूरी। बिजनेस, बिजनेस मतलब काम, बिजनेस मतलब व्यापार भी होता है लेकिन बिजनेस मतलब काम। यहाँ पे टू अटेंड, उपस्थित होना था, भाग लेने जाना था उसको, क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से जाना था, इसलिए वो अपने भेड़ों को ऐसे ही बिना ध्यान के छोड़ दिया था। द वोल्फ स्पॉटेड द शीप एंड थॉट, ओह आई एम सो लकी। भेड़िए ने स्पॉटेड, देखा, स्पॉट मतलब तो धब्बा होता है, निशान, लेकिन स्पॉट मतलब स्थान भी होता है, खोजना, देखना, ये भी होता है ना। तो जब भेड़िए ने देखा भेड़ को, उन भेड़ों को, और सोचा, ओह अरे, आई एम सो लकी, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हियर आर मैनी फैट शीप, यहाँ पे कई, मैनी मतलब अनेक, बहुत, संख्या में जब हम बहुत बोलेंगे ना गिनती में तो हम मैनी शब्द का प्रयोग करते हैं, और क्वालिटी में जब बोलते हैं, गुणात्मक रूप से जब बोला जाता है तो वहाँ पे मच लगता है ना, दोनों मतलब बहुत होता है। तो यहाँ पे मैनी ना मतलब कई, अनेक, मोटे मोटे भेड़ हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे मोटे भेड़ हैं, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। I'll eat them, मैं उन्हें खाऊंगा। जो I'll है ना, ये I will का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, मैं इन्हें खाऊंगा। He thought of a clever plan, उसने एक बहुत ही चालाक योजना सोची। क्लेवर मतलब चालाक, चतुर, प्लान मतलब योजना, तरकीब। उसने इसके लिए एक बहुत ही चालाक योजना सोची, अपने मन में सोचा। He said aloud to the sheep, वह बहुत जोर से, अलाउड मतलब होता है जोर से चिल्लाना, ऊंचे स्वर में बोलना, तो ऊंचे स्वर में वो कहा उन भेड़ों से। ये जो है ना अलाउड, ALOUD, अलाउड मतलब ऊंचे स्वर में, जोर से, और ALLOWED, अलाउड मतलब होता है अनुमति देना। स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। फ्रेंड्स आई एम वेरी थर्स्टी, वह बोल रहा है कि मित्रों मैं बहुत प्यासा हूँ। थर्स्टी मतलब होता है प्यास, प्यासा, तो मैं बहुत प्यासा हूँ। आई कैन नॉट मूव एट ऑल, मैं जरा भी, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, पूरी तरह से, मूव मतलब होता है हिलना, डुलना, चलना, कदम बढ़ाना। कैन नॉट नहीं सकता हूँ, मैं जरा भी हिल डुल नहीं सकता हूँ। कैन वन ऑफ यू ब्रिंग सम वाटर टू मी, तो जब भी किसी सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में लग जाता है, ठीक। तो वो बोल रहा है क्या तुम में से कोई, वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक, ब्रिंग ला सकता है, सम वाटर कुछ पानी, टू मी मेरे लिए, क्या तुम में से कोई एक मेरे लिए पानी ला सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता हूँ। बट द sheep रिप्लाइड, लेकिन भेड़ ने जवाब दिया, उत्तर दिया। वी आर नॉट गोइंग टू बी फूल्ड बाय यू, ये गोइंग टू, यहाँ पे जो है गोइंग टू का इस्तेमाल किया गया है। तो गोइंग टू मतलब होता है कोई चीज होने वाला है, करने वाला है, जाने वाला है। गोइंग टू से इरादे के पता चलता है, किसी के इरादे का, कि ये चीज ये करने वाला है, कब करने वाला है ये नहीं पता। इसी जगह अबाउट टू, ये दोनों जो समानार्थी शब्द है ना, गोइंग टू और अबाउट टू, उसका मतलब ही वाला है, जाने वाला है, खाने वाला है, गिरने वाला है, ये सब होगा। लेकिन इन दोनों में बारीक अंतर है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। गोइंग टू से किसी के इरादे का पता चलता है कि ये चीज करने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन अबाउट टू जो है ना, वो तत्काल में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड में बिल्कुल वो होने ही वाला है। जब डेस्परेटली कोई चीज होने ही वाला है, बहुत तुरंत में, एकदम त्वरित में, तो वहां पे अबाउट टू लगाएंगे। और जब इरादतन कि हाँ करने वाला हूं, जाने वाला हूं, कब ये पता नहीं है, तो वहां पे गोइंग टू लगेगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये बोल रहा है मैं तुम्हारे झांसे में नहीं फंसने वाला हूं। अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस यानी कि जिसमें कर्ता सक्रिय नहीं होता। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में क्रिया या कर्म प्रधान, मतलब क्रिया या कर्म पर विशेष जोर दिया जाता है पैसिव वॉइस में ना। वहाँ पे जो कर्ता है ना, सब्जेक्ट है, वो गॉड हो जाता है, मतलब वो रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पे जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो गोइंग टू के बाद बी लगता है, तो बी से हम जान गए कि ये पैसिव वॉइस में ये लिखा गया है। और यहाँ पे सब्जेक्ट को बाई के बाद लिखा गया है, तो ये जो है ना ये गॉड हो गया। ये सब्जेक्ट लास्ट में आ गया और ये जो ऑब्जेक्ट जिस पे क्रिया होने वाली है, जो कर्म है ना जिस पे क्रिया होने वाली है, क्या क्रिया, झांसे में आने वाली क्रिया, तो ये
ये मेन हो गया, ये शुरू में हो गया, ठीक ना। तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट जैसे अब यहाँ पे हो गया और ये ऑब्जेक्ट जैसा हो गया। तो इसका जैसे हुआ कि हम तुम्हारे द्वारा झांसे में नहीं आने वाले हैं, हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले हैं। We are not going to come to you in order to become your lunch। अब ये जो है ना, ये going to के बाद यहाँ पे be नहीं लिखा हुआ ना, तो ये एक्टिव वॉइस है ना, यहाँ पे कर्ता प्रधान है, मतलब ये कर्ता का विशेष ध्यान। अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे अगर कर्ता ना भी लिखा रहता ना तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, सिर्फ इतने लिखता वी आर नॉट गोइंग टू बी फूल्ड, बस इतना ही ना, ये रहे ना रहे उतना फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस में कर्ता पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है कि हम झांसे में नहीं आने वाले हैं। इतना भी बोल सकता ना कि हम मूर्ख नहीं बनने वाले हैं, हम झांसे में नहीं आने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा लिखना उतना ज़रूरी नहीं था। तो अब यहाँ पे है, ये जो है वी आर नॉट गोइंग टू कम टू यू, हम तुम्हारे पास नहीं आने वाले हैं। इन ऑर्डर टू बिकम योर लंच, तुम्हारे लंच, लंच मतलब दोपहर का भोजन होता है ना, भोजन, तुम्हारा भोजन बनने के क्रम में। ऑर्डर मतलब होता है क्रम, ऑर्डर मतलब व्यवस्था भी होता है, आदेश देने को भी ऑर्डर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रम में, मतलब तुम्हारे भोजन बनने के क्रम में हम तुम्हारे पास नहीं आने वाले हैं। द वोल्फ वॉज स्टन्ड, अब जो वोल्फ था, भेड़िया, वो स्तब्ध रह गया, वो बिल्कुल हैरान था। जब भी इज आर एम वाज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे ना, तो वो वर्ब न रहकर वो एक एडजेक्टिव बन जाता है, मतलब किसकी विशेषता बतलाने लगता है, उस नाउन की विशेषता, उस सब्जेक्ट की विशेषता बतलाने लगता है, स्थिति, दशा, अवस्था का वर्णन करने लगता है उसका। ये एडजेक्टिव की यही ना पहचान है कि वो सब्जेक्ट का, नाउन या प्रोनाउन की स्थिति, अवस्था या दशा का वर्णन करता है। तो उसकी स्थिति क्या थी कि वो स्टन्न था, हैरान था, वो दंग रह गया था। हिज क्लेवर प्लान फेल्ड ड्यू टू द अलर्ट शेप, उसका जो चतुर प्लान था, वो जो धूर्त प्लान बनाया था, वो विफल हो गया। फेल्ड, फेल्ड मतलब विफल होना, असफल होना। ड्यू टू के कारण, द अलर्ट सतर्क, शिप, शिप मतलब भेड़, भेड़ की सतर्कता के कारण उसका जो इतना चालाक वाला प्लान बनाया था कि मैं इन लोग को चुपके से बुला लूँगा और खा लूँगा, तो उसके बाद वो सब फेल हो गया। ठीक, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस स्टोरी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा, ऑलवेज बी ऑन अलर्ट, हमेशा सतर्क रहो, हमेशा अपने आँख कान नाक, अपने चारों तरफ की जो परिस्थिति है, क्या क्या घटनाएं घट रही है, इस पर आप चौकन्ने रहो, तो आप धोखा नहीं खाओगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।